हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2025 वार्षिक परीक्षा का पेपर एनालिसिस करेंगे। यदि आप बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की, तो होम साइंस से ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? रेखाओं का प्रकार है। ऑप्शन ए क्षैतिज, ऑप्शन बी लंबवत, ऑप्शन सी तिरछी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो रेखा का जो प्रकार होता है इनमें से ये तीनों है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। ठीक है, क्षैतिज को अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्षैतिज को दिशांत भी कहा जाता है, व्यास भी कहा जाता है और हॉरिजेंटल के नाम से भी जाना जाता है, आड़ा तिरछा आड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कई नाम है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो क्षैतिज की जगह शब्द को चेंज कर देगा, दिशांत कर देगा, व्यास कर देगा। ठीक है, या यहाँ पे जो है हॉरिजेंटल इंग्लिश वर्ड को हिंदी में प्रिंट कर देंगे। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए तो आप अगर सभी नाम को परिचित रहेंगे सभी नाम से, तो आपको डाउट नहीं होगा। अब जैसे लंबवत है तो इसको भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे लंबवत, ऊर्ध्वाधर, अनुध्वार, अनुलंब, वर्टिकल, सीधा, खड़ा। तो ये सब अन्य नाम हैं जिनको हम लंबवत रेखा ही कहते हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिए ताकि अगर कभी भी ऑप्शन में शब्द चेंज हो जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो और क्वेश्चन आते हुए आपके गलत नहीं हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश मनुष्य के मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप सभी जानते हैं अगर हमारे जीवन में प्रकाश ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? अंधकार में हो जाएगा। ना ही हमारे जीवन में कोई आशा की उम्मीद होगी, ना कोई किरण होगी, ना कोई उत्साह होगा, ना कोई उल्लास होगा। तो अब ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश मनुष्य के मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? उत्साह, आशा, उल्लास, इनमें से सभी। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनियोग के साधन क्या हैं? ऑप्शन ए डाकघर, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो विनियोग क्या होता है? किसी चीज जब हम कोई चीज अपना इन्वेस्टमेंट किसी चीज में करते हैं, अपना मूलधन लगाते हैं, तो उसके बदले में जो हमारा मूलधन के साथ हमारा इंटरेस्ट भी मिलता है, वही हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर डी होगा, क्योंकि हम अपना इन्वेस्टमेंट डाकघर या बैंक में कर सकते हैं लेकिन बाजार में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा से लाभ है। ऑप्शन ए आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता, ऑप्शन बी आयकर से छूट, ऑप्शन सी बचत का अच्छा साधन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि अगर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस क्या कहता है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यानी अगर आप अपना जीवन बीमा करवाते हैं तो आकस्मिक मृत्यु होने पर आपको आर्थिक सहायता मिलती है और आयकर से भी टैक्स फ्री होता है, आपको आयकर से छूट मिलता है और बचत का अच्छा साधन माना जाता है। इसलिए इसका तीनों आंसर ऑप्शन राइट है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख होता है? आजकल तो आधार कार्ड जो होता है हमारा क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड है और जिसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। एडमिशन भी लेना है तो उसके लिए आपको आधार कार्ड होना चाहिए, कोई चीज़ ओपन करना है उसके लिए भी आधार होना चाहिए, कोई फॉर्म फिल करना, कुछ भी करना है, यानी आधार के बिना आप कोई भी लीगल काम नहीं कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख होता है? ऑप्शन ए नाम, ऑप्शन बी पता, ऑप्शन सी उम्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप जैसा आधार कार्ड तो सबके पास है तो सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी। यानी आधार कार्ड में आपका नाम भी होता है, आपका पता होता है और आपकी उम्र क्या है, ये तीनों चीज़ें होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर भी डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए खाता धारक का विवरण, ऑप्शन बी लेन देन का विवरण, ऑप्शन सी खाते का शेष, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आई होप आप सभी के पास अपना खुद का अकाउंट होगा, आप उस अकाउंट का आपके पास पासबुक होगा, तो उस पासबुक से संबंधित आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि बैंक आपको पासबुक जो देता है उसमें आपके खाते का विवरण होता है। जब भी आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, जो भी करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड क्या होता है, आपके पासबुक में मेंशन रहता है। लेन देन का विवरण उसमें रहता है, आपके खाते में जो बकाया राशि रहती है उसका भी विवरण रहता है। तो यानी इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही हमारे पासबुक से संबंधित जानकारियां देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी लिनन, ऑप्शन सी कपोक, ऑप्शन डी जूट। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया है कि किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है, वस्त्र का निर्माण तो सभी से होता है, कपास से भी होता है, लिनन से भी होता है, कपोक से भी होता है और जूट से भी होता है, लेकिन पूछा गया कि सूती वस्त्र का निर्माण किससे होता है। ठीक है, तो जो सूती वस्त्र का निर्माण होता है वो कपास से होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और जो लिनन होता है कपास से ही मिलता जुलता होता है, लेकिन ये जो लिनन होता है कपास की अपेक्षा कम क्वालिटी होता है। ठीक है, अगर एकदम परफेक्ट सूती कॉटन जो होता है वो कपास से उत्पादन होता है। लिनन से भी जो है वस्त्र का निर्माण होता है। जूट को जो होता है स्वर्ण रेशा के नाम से भी जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटीजीटी में कि स्वर्ण रेशा कौन सा होता है, ऑप्शन उसमें दे दिया गया था जूट, कपास, लिनन, तो बहुत लोगों का आंसर गलत हो गया था। ठीक है, क्योंकि जो स्वर्ण रेखा होता है जूट को ही स्वर्ण रेशा कहा जाता है। ठीक है, कपोक जो होता है ये कॉटन सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये तने से नहीं प्राप्त होता है, ये फल से प्राप्त होता है, और ये जो होता है कॉटन सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन चारों आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हो जाएगा या तो पैटर्न ऑप्शन का चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, लिनन को फ्लैक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर लिनन की जगह फ्लैक्स भी ऑप्शन में रख सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से वाहनों में हम ऐसा क्या यूज करते हैं जिससे सबसे कम प्रदूषण फैलता है? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, यूपीएसएससी कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन 100% नेट कई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जो होती है उससे कम प्रदूषण फैलता है। ठीक है, ये एक ऐसा ईंधन है जिससे प्रदूषण कम फैलता है, डीजल पेट्रोल से अत्यधिक मात्रा में फैलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है? ठीक है, वायु के शुद्धिकरण पूछा गया है, तो ऑप्शन ए धूप, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी पेड़ पौधे, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ बात वायु के शुद्धिकरण की हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमारे वायु को शुद्ध करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेज सौर के संपर्क में आने से क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है? ऑप्शन ए तनाव, ऑप्शन बी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सी अनिद्रा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिए, अगर आप अधिक नॉइज पोल्यूशन के बीच या शोरगुल ट्रैफिक बीच में रहते हैं तो आपको मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बीपी भी हाई हो सकता है,
और इसकी वजह से आपको अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है। ठीक है, अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा साउंड या डीजे या किसी प्रकार का नॉइज हो तो आपकी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। तो तेज शोर के संपर्क में आने से ये तीनों समस्याएं आपको हो सकती हैं। आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, आपका बीपी भी हाई हो सकता है, और आपको जो होता है इंसोम्निया भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी इनमें से सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन दूषित जल से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी हैजा, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है। ठीक है, देखिए अभी हमसे भी मिस्टेक हो गया ना, एग्जाम में अक्सर यही होता है, हम नहीं वर्ड को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फिर उसको दोबारा रिपीट कीजिए। ठीक है, जब भी कोई एग्जाम दीजिए आप तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए फिर दोबारा पढ़िए, ताकि कोई वर्ड उसमें छूटा हुआ है बाय मिस्टेक तो आप उसको देख सकें। तो इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, पूछ रहा है कि दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी पेचिस, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो दूषित जल से कौन सा रोग नहीं होता, इसका मतलब 4 में से 3 होते हैं, कोई एक है जो नहीं होता है, हमको उसी एक को देखना है। ठीक है, तो पेचिस, हैजा, टाइफाइड, ये तीनों ऐसे रोग हैं जो दूषित जल से होने वाले हैं। लेकिन ऑप्शन ए जो है तपेदिक, इसी को टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो टीबी जो होता है इसके भी कई नाम हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। हमेशा इसका नाम ही चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी को टीबी कहते हैं, इसी को तपेदिक कहते हैं, इसी को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इसी को राजएस्मा भी कहते हैं। ठीक है, इसी को कैप्टन ऑफ डेथ भी कहते हैं। तो इसके भी अन्य नाम है, इसका नाम भी आप नोट कर लीजिए। तो इन दूषित जल से क्या होता है? पेचिस, हैजा, टाइफाइड, तीनों डिजीज होते हैं, लेकिन तपेदिक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का दुष्परिणाम नहीं है? देखिए यहाँ भी नहीं पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ए लेथराइज्म, ऑप्शन बी अतिसार, ऑप्शन सी उचित पोषण, ऑप्शन डी यकृत संबंधी रोग। इसमें भी कोई 3 होगा, कोई एक ही है जो नहीं है। इसमें पूछा गया खाद्य अपमिश्रण। खाद्य अपमिश्रण का मतलब हुआ कि किसी भी भोज्य पदार्थ में किसी निम्न क्वालिटी के पदार्थों को उसमें मिलाना, या जिसको आप बोलते हैं खाद्य मिलावट। ठीक है, कहते नहीं है कि इस चीज में मिलावट की गई है। तो किसी खाद्य पदार्थ में अगर मिलावट है तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? लेथराइज्म। ठीक है, एक खेसारी नामक दाल होती है जिसको खाने से लेथर्मिस बीमारी हो जाती है। तो खेसारी नामक जो दाल होती है उसको खेसरी दाल भी कहते हैं, केसारी दाल भी कहते हैं, खेसरी दाल भी कहते हैं। इसका बिहार में पहले उत्पादन बहुत अत्यधिक मात्रा में होता था, अभी तो कम हो गया है, और बिहार सरकार ने इस पे रोक भी लगा दिया है। रोक क्यों लगाया है अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि केसरी दाल खाने से व्यक्ति में लेथरिज्म बीमारी हो रही थी। ठीक है, इस बीमारी को रोकने के लिए ही इसके उत्पादन पे रोक लगा दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। तो अब इसके उत्पादन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो केसरी दाल या खेसारी दाल खाने से क्या होता है? लेथरिज्म होता है। ठीक है, खेसारी दाल को अन्य राज्यों में अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो केसारी खेसरी दाल होती है इसको यूपी में चपरी बोलते हैं। ठीक है, जिसको यूपी में चपरी के नाम से जाना जाता है उसी को बिहार में केसरी दाल, केसारी दाल, खेसरी दाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खेसारी का साग भी बनता है, उसका दाल भी बनता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। उसको कच्चे साग के चने के साथ भी खाया जाता है। लेकिन खेसारी दाल खाने से क्या होता है? लेथरिज बीमारी हो जाती है, जिस पर बिहार राज्य सरकार ने रोक लगा दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मिलावट खाद्य पदार्थ खाने से लेथरिज बीमारी होगी, ये भी मिलावट हुआ। दूसरा क्या है? अतिसार। ठीक है, अतिसार क्या होता है? दूषित भोज्य पदार्थों की वजह से होता है। ठीक है, अगर जैसे आप कोई मिलावटी भोज्य पदार्थ खा लिए उसकी वजह से आपको डायरिया होने की शिकायत के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तीसरा क्या है, यकृत संबंधी रोग। अगर कोई भी आप जैसे निम्न क्वालिटी का फूड लेते हैं या डिब्बा बंदी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उन सब चीज़ों से यकृत संबंधी रोग होने के आपको चांसेस हो जाते हैं। तो बचा क्या इसमें, उचित पोषण। उचित पोषण का मतलब होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक दिन में आप जो भी आहार लेते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में सभी आपके न्यूट्रिशन उपलब्ध हों। तो अगर आपके सभी न्यूट्रिशन का जो वैल्यू होता है एक दिन का डाइट का वो सब पर्याप्त मात्रा में है तो उससे तो किसी प्रकार का दुष्परिणाम होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी लेथरिज्म अतिसार यकृत संबंधी बीमारी हो सकते हैं किसकी वजह से, खाद्य में मिलावट होने की वजह से। लेकिन अगर उचित पोषण है तो उसमें कोई किसी प्रकार का मिलावट होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दांतों को ब्रश करना, ऑप्शन बी हाथ धोना, ऑप्शन सी नाखून काटना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है, यानी पर्सनल हाइजीन होता है जो आप स्वयं अपने लिए करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ, स्वयं के लिए कोई भी किया गया कार्य। तो यहाँ व्यक्तिगत स्वच्छता पूछा गया है तो व्यक्तिगत स्वच्छता यानी हम अपने लिए क्या क्या अपने हाइजीन के लिए करते हैं। तो जैसे दांतों को ब्रश करना क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता, हम अब खुद का अपना दांत साफ करते हैं। दूसरा हाथ धोना, तीसरा क्या है नाखून का। ये तीनों क्या हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इनमें से सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी लिनन, ऑप्शन डी कपास। देखिए अभी हमने आपसे कहा था ना कि क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, बस क्वेश्चन का पैटर्न और ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसके पहले पूछा गया था ना कि सूती वस्त्र किससे प्राप्त होता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। तो कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, रेशम। ठीक है, रेशम को ये जो रेशम होता है, ये जो शहतूत का पेड़ होता है उस पे पलने वाले जो मलबेरी कीड़े होते हैं उन्हीं से जो है ये रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, रेशम का प्राप्त होता है। ऊन जो होता है ये भेड़ बकरियों से प्राप्त किया जाता है। लिनन जो होता है फ्लैक्स का पौधा होता है उसके तने से प्राप्त किया जाता है। कपास जो होता है ये बीज कपास जो होता है बीजी मतलब पौधा होता है, उसमें पॉट्स होते हैं जिसके पकने से फूट जाते हैं तब उसमें से कपास निकलता है। उस कपास को धुना जाता है, उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत डीप में हो जाएगा। तो अभी आप बस इतना समझिए कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो कोकून से रेशम प्राप्त होता है। कौन सा रेशा, रेशम प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूखी धुलाई का इस्तेमाल किन वस्त्रों पर किया जाता है। ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन सी सिंथेटिक। देखिए सूखी धुलाई का मतलब हुआ कि आप कपड़े को धुलेंगे लेकिन उसमें साबुन पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कपड़े को भी धुल के सुखाएंगे और उसे स्वच्छ करेंगे। तो पूछा गया है कि किन वस्त्रों पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो सूखी धुलाई जो होती है वो रेशम पर की जाती है। ठीक है, क्योंकि रेशम क्या है, जंतु रेशा है। ठीक है, और जंतु रेशा जो होता है, साबुन जो होता है वो क्षार होता है। ठीक है, तो जो जंतु रेशा होता है वो क्षार से प्रभावित होता है और जो प्राकृतिक रेशा होता है वो अम्ल से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसलिए सूखी धुलाई जो होती है किस पे किया जाता है, रेशम पर किया जाता है, जंतु रेशों पर किया जाता है। सूती मोस्टली आप दैनिक अपने दिनचर्या में जो होता है सूती कॉटन कपड़ा यूज करते हैं और आप उसको धुलते हैं। सूती कॉटन जो होता है वाइट होता है, वाइट कपड़े पे किसी भी प्रकार की धुलाई की जा सकती है क्योंकि ब्लीच के लिए जो किसी भी प्रकार के दाग धब्बे को ब्लीच से छुड़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। ऑप्शन ए साफ, ऑप्शन बी रोगाणु रहित, ऑप्शन सी दुर्गंध मुक्त, ऑप्शन डी इनमें से सही। अगर आप अपने वस्त्र की नियमित धुलाई करते हैं समय समय पर तो आपके वस्त्र क्या है, स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे, रोगाणु रहित रहेंगे, दुर्गंध मुक्त रहेंगे। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी इनमें से सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे।
ये अपडेटेड क्वेश्चन है, लेटेस्ट है और अपडेटेड भी है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। कसीदाकारी सुजनी रजाई बनाने की प्रथा किस शताब्दी में शुरू हुई, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है कि कसीदाकारी क्या है, ठीक है। तो कसीदाकारी क्या है, एक प्रकार की कढ़ाई है। इसको आप कमेंट में, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं जानकारी है तो कमेंट कीजिएगा, तो हम उस पर टॉपिक बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इसमें पूछा गया है कसीदाकारी सुजनी रजाई बनाने की प्रथा किस शताब्दी में शुरू हुई। ऑप्शन है 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 16वीं शताब्दी। कब हुई थी, 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वृषण का कार्य है, यानी टेस्टिस का कार्य पूछ रहा है कि टेस्टिस का कार्य क्या है। अब टेस्टिस क्या होता है, मेल में होता है कि फीमेल में होता है, तो टेस्टिस क्या होता है, मेल में होता है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि टेस्टिस का कार्य क्या। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करना, ऑप्शन बी शुक्राणुओं का निर्माण करना, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करना, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कैसे आप पता करेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा। तो सबसे पहले वृषण होता क्या, टेस्टिस से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। एक होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, और एक होता है एंड्रोस्टेरॉन हार्मोन, या उसी को शुक्राणु का निर्माण करना कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं टेस्टिस से निकलते हैं, किससे निकलते हैं, टेस्टिस से निकलते हैं। और महिलाओं में ओवरी से दो प्रकार के, जैसे पुरुषों में दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, उसी प्रकार महिलाओं में दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। और कहाँ से निकलते हैं, ओवरी से। तो एक होता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये क्या करता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे पी से प्रोटेक्ट और पी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसी को महिला लिंग हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी है कि मेल के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन और एंड्रोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, और महिला के ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो होता है वो महिला का लिंग हार्मोन कहलाता है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ए और बी। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना, यानी जो आपका एंड्रोस्टेरॉन हार्मोन होता है वहीं पर वो हार्मोन जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण करने का कार्य करता है, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन राइट है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या नहीं याद होता है तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। खाद्य परिरक्षक का होता है यानी जो भी भोज्य सामग्री होती है उसको संरक्षण करने के लिए हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। जैसे कैंडी हुआ, जैम, जेली, मुरब्बा, ये सब क्या है, चीनी के द्वारा हम उसको संरक्षित करते हैं, ठीक है। चीनी की मात्रा, जब चाशनी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें फंगस बैक्टीरिया नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से आप उसको सालों साल संरक्षित करके रख सकते हैं। आप अचार, खटाई जो भी बनाते हैं उसमें नमक की मात्रा अधिक कर देंगे तो उसमें भी क्या होता है, फंगस और बैक्टीरिया नहीं लगेंगे। या अचार, खटाई आप बनाते हैं उसमें सरसों के तेल की मात्रा अधिक यूज़ कर दीजिए या तेल में उसको डिबा के रखिए, तो वो खाद्य पदार्थ कभी भी खराब नहीं होगा। आप उसको साल क्या 2 साल भी रखिए तब भी खराब नहीं होगा। तो यानी नमक, तेल, चीनी ये तीनों क्या है, हमारे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के साधन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। जो सभी होगा, सभी का हमने एग्जाम्पल बता दिया कि किस में क्या प्रयोग करके हम उसको संरक्षित करते हैं और करते आ रहे हैं, ठीक है। इनमें ये एक प्रकार का क्या है, नेचुरल तरीका हुआ खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का। यानी आप जैसे कैंडी बनाए, ठीक है, या मुरब्बा बनाए, तो
आप उसमें किसी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से तो आपके हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए भी अच्छा हुआ। ठीक है, नमक का मात्रा अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रयोग कर दे रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ बना के उसके ऊपर नमक की एक लेयर परत लगा दीजिए और उसको डिब्बा बंद करके रख दीजिए, तो वो चीज़, खाद्य पदार्थ कभी नहीं खराब होगा। उसमें किसी प्रकार का केमिकल भी नहीं है, नेचुरल है। ठीक है, और क्या है, तेल है, तो तेल भी क्या है आपका, नेचुरल ही है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। अगर आप आर्टिफिशियल तेल लेते हैं तो वो केमिकल तेल होता है, लेकिन आप घर का अपना नेचुरल यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, नेचुरल हैं, जो खाद्य को संरक्षित आप करके रख सकते हैं, हेल्थ के लिए भी आपके अच्छा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मृदा प्रदूषण पूछा गया। ठीक है, यानी मिट्टी से होने वाले जो भी हमारे मृदा जो है वो प्रदूषित किसकी वजह से हो रही है वो पूछा गया। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट, वनों की कटाई, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, ये तीनों की वजह से मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है? इसमें पूछ रहा है वायु प्रदूषण भी है और उसके कारण नहीं होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी त्वचा रोग, ऑप्शन सी श्वसन रोग, ऑप्शन डी सिर दर्द। तो वायु प्रदूषण के कारण कौन सा रोग नहीं होता पूछा गया है। ठीक है, आप अधिक धूल मिट्टी में रहेंगे तो आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, और ज़्यादा धूल मिट्टी प्रदूषण में रहने से आपको हेडेक भी हो सकता है, श्वसन संबंधी रोग भी हो सकता है, लेकिन रतौंधी आपको वायु प्रदूषण से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसको प्रैक्टिस के लिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं क्वेश्चन जो भी हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते चले, ताकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या उसके ऑब्जेक्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक स्टॉप करेंगे, कल हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट वीडियो कैसा लगा।